Yes, good morning students. I am from VS Tutorial. Now today we start with the chapter number 2, class 8th geography. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 किया था रिसोर्स, तो नेक्स्ट चैप्टर इज़ योर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. Now in a small village in the Tanzania, Africa member gets up very early in the morning to fetch the water. एक छोटे सा स्मॉल विलेज था, ठीक है, तंजानिया अफ्रीका, जहाँ पे एक मेंबर था, पर्सन जो जल्दी उठता था वाटर फैच करने के लिए, लेने के लिए. सो शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे, उसको बहुत दूर जाना पड़ता था. एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स, और उसको काफ़ी आवर्स लग जाते थे वापस आने में. शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर्स इन टेकिंग द केयर ऑफ देयर गुड्स. उसके बाद आके पानी लेके आने के बाद वो अपनी मदर की हेल्प करता था, ठीक है, और ब्रदर के साथ गोट की केयर करता था. ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. पूरी फैमिली जो थी उनके पास एक छोटा सा लैंड था, वो भी रॉकी था, ठीक है, पथरीला सा था स्मॉल हट के पास. सो मेंबर्स फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड. मतलब जो उसके फादर थे वो उस पर ग्रो करते थे मेज एंड बीन्स, वो भी इतनी ज़्यादा मेहनत, बड़े टाइम, टॉयलिंग का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक वो हार्ड वर्क करते थे. दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड द फैमिली फॉर द होल ईयर. बट देखो, अब छोटे से एरिया में मेज एंड बीन्स उगाना, ठीक है, और उसके बाद उसको बेचना, बट वो इतना इनफ नहीं था इतनी बड़ी फैमिली को खाना खिलाने में. सो बट अब दूसरा एक पर्सन था, पीटर. Peter lives in the heart of the sheep rearing region in the New Zealand, where his family runs a wool processing factory. दूसरी तरफ क्या था, पीटर था जो एक न्यूजीलैंड में रहने वाला था, ठीक है, और उसकी जो फैमिली थी एक फैक्ट्री चलाती थी. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप. और जब वो वापस आता था तो ये क्या देखता था कि उसके एक अंकल पीटर थे जो उनकी शीप की देखभाल करते थे. देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन द वाइड ग्रेसी प्लेन विद द हिल्स इन द फार डिस्टेंस. और जो उनका शीप यार्ड था वो भी एक ग्रेसी प्लेन एरियाज में था. इट इज़ मैनेज इन द साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये मैनेज किया जाता था एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के था. सो पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. और पीटर की जो फैमिली थी वो भी क्या थी, वेजिटेबल्स भी ग्रो करती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू. सो मैम एंड पीटर, अब देखो दो सिचुएशंस हैं. एक क्या है जो इतने उस एरिया में रहता है जहाँ पे रॉकी एरिया है, क्लियर, और वहाँ पे क्या है, क्रॉप्स इतनी ग्रो नहीं हो पाती. दूसरी तरफ जो पीटर है वो न्यूजीलैंड में रहता है जहाँ पे ग्रेसी लैंड है ऑलरेडी, तो फर्टाइल लैंड है. So Mama and Peter stay in two different parts of the world and lead a very different lives. So difference is that, देखो आपको क्या डिफरेंस लगा. There is a difference in the quality of land, क्योंकि वो रॉकी था, वो ग्रेसी लैंड था. सॉइल पे, वाटर पे, नेचुरल वेजिटेशन पे, एनिमल्स पे, एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी पे. उनकी प्योर टेक्नोलॉजी थी, इसकी लेटेस्ट थी. तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों की प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस चल रहा था. एक तो उनकी क्वालिटी ऑफ लैंड, मैम्बा की लैंड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी पीटर की थी. सॉइल अच्छी थी पीटर के एरिया की जगह की. वाटर, नेचुरल वेजिटेशन भी था. सो अबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. तो आप ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो भी हर जगह पे डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी. नाउ फर्स्ट इज़ अ लैंड. लैंड क्या है, हमारी नेचुरल रिसोर्स है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस. और इसने कितना पार्ट कवर अप किया हुआ है, 30%. एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. और सारे इसके क्या हैं, स्मॉल परसेंटेज में जो हैबिटेबल नहीं है. सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो हर एक एरिया में वर्ल्ड की डिफरेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ द लैंड एंड द क्लाइमेट. जो हर तरह के, जैसे माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पे आप देखते हो कि पॉपुलेशन कम है, लैंड एरियाज़ में ज़्यादा होती है, जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू मॉडरेट क्लाइमेट. तो कहते हैं कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन के कारण क्या है, लैंड एंड क्लाइमेट. सो रग्ड टोपोग्राफी, अगर हाइट वाइज आप रग्ड एरियाज़ में रह रहे हो, स्टीप स्लोप्स में रह रहे हो, माउंटेन्स के, लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर. ससेप्टेबल टू वाटर क्या होता है, दैट इज़ ईजली इन्फ्लुएंस्ड, कोई ईजली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है बाय वाटर. लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज,
थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड। देखो डेजर्ट एरियाज़ में जहाँ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होएगा, वाटर लॉगिंग ज़्यादा होएगी, वहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। प्लेन्स में, रिवर वैलीज़ में ये यहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे बिकॉज दे आर सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, सो दे आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि भी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण पॉपुलेशन जो है वहाँ कम पाई जाती है, दैट इज़ रग्ड टोपोग्राफी, ठीक है, वाटर लॉगिंग हो गया, डेजर्ट एरियाज़ हो गए, थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ हो गए, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, कम पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू डेंसली पॉपुलेटेड। नाउ लैंड यूज़। नाउ लैंड इज़ यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। देखो लैंड भी हमारे कितने डिफरेंट यूज़ हैं। जैसे हम लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेस के लिए, रोड्स के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो दिस इज़ नोन एज लैंड यूज़। तो देखो कौन कौन से डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंड इज़। ये लैंड इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मेंबर्स एंड पीटर्स फैमिली यूज द लैंड? यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स। कहते हैं जो लैंड है उसकी भी यूजेज किसके कारण है, फिजिकल फैक्टर्स के कारण है। जैसे टोपोग्राफी होगी, सॉइल हो गया, क्लाइमेट, मतलब किस तरह की टोपोग्राफी है, ज़्यादा माउंटेनियस एरियाज़ हैं या ज़्यादा प्लेन एरियाज़, सॉइल है, क्लाइमेट है, किस तरह का क्लाइमेट है, गर्म है, ठंडा है, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर वहाँ पे किस तरह का है, ज़्यादा मिल रहा है या कम। सो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। और जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जैसे जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, वहाँ पे भी लैंड यूज प्रॉपर यूटिलाइज। सो लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। अब लैंड को भी आप अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट लैंड एंड द कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड जैसे हम लोग के अपने लैंड है, दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल लैंड। वेयरएज कम्युनिटी लैंड क्या है, जैसे एक कम्युनिटी ने इसको ओन किया हुआ है अपने यूज़ के लिए। जैसे आप कहते हो कि थोड़ी सी एक लैंड है वो फॉडर्स के लिए रखती, ठीक है, जिसमें फार्मर्स, एग्रीकल्चर वाले अपने उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए कर दी, नट्स के लिए कर दी, मेडिसिनेबल हर्ब्स कर दिए। तो दीज कम्युनिटी लैंड्स आर कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो टू टाइप ऑफ लैंड इज देयर। फर्स्ट इज़ प्राइवेट लैंड जो इंडिविजुअल्स की होती है, और कम्युनिटी लैंड जो एक ग्रुप या एक कम्युनिटी ले लेती है अपने यूजेज के लिए। नाउ पीपल एंड द डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। कहते हैं हमारी, देखो हमारी डिमांड्स क्या है, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाती हैं, बट लैंड क्या है, लैंड इज़ लिमिटेड। सो क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो लैंड की क्वालिटी है वो भी डिफरेंट रहती है हर जगह से। People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complex in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. अब people इसको क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। कैसे कि कमर्शियल एरियाज़ इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लैंड को, या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, एग्रीकल्चर लैंड एक्सपेंड की जा रही है। सो टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन अवर सोसाइटी। और इससे क्या हमारे कल्चर पे भी इफेक्ट आ रहा है। Land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and the construction activities. अब आप देखो कितनी लैंडस्लाइड्स आती हैं। हमारी लैंड की जो क्वालिटी है, लैंड डिग्रेडेशन मीन्स जहाँ पे आपकी लैंड की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। सॉइल इरोजन हो रही है, लैंड हमारी जो प्रोडक्टिविटी लैंड है वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रही है। ये क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर द मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट। इससे हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। नाउ कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्स। नाउ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नेचुरली अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड्स भी क्या है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। डिमांड इंक्रीज़ करने से तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। और अब क्या है, हमें एक डर सा बैठ गया है हम कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। सो द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। तो हमें लैंड की जो क्वालिटी है हमें प्रेजेंटली चेक करनी चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए, regulated use of chemical pesticides, fertilizers and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resource. तो ये सारे मेन फैक्टर्स हैं जिससे हम मेथड्स हैं जिसको हम फॉलो करके लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। सो थिन लेयर ऑफ ग्रेन, अब सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस
कवरिंग द सर्फेस ऑफ दिस अर्थ। अब आप देखते हो सॉइल किसको बोलते हैं, एक थिन लेयर, एक पतली लेयर जो होती है, जो एक हमारे सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर पाई जाती है, एंड इट इज़ इन ग्रीनी सब्सटेंस। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, ये लैंड के लिंक्ड में ही है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। सो सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल किससे बनती है, हमारे ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर्ड रॉक से। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि सॉइल कैसे बनती थी। वेदरिंग प्रोसेस होता था, जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेकअप होते होते एक नेचुरल प्रोसेस जिसको आप वेदरिंग बोलते हैं, उसके साथ ये सॉइल में कन्वर्ट होती है। सो द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड द ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और इसमें मिनरल्स भी मिक्सअप हो जाते हैं, जब ऑर्गेनिक मैटर भी मिक्सअप हो जाता है तो ये सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। देखो अभी इसकी, दिस इज़ द सॉइल प्रोफाइल। जो ऊपर वाली लेयर है, दिस इज़ ग्रीन पार्ट, ये ज़्यादा ह्यूमस एंड वेजिटेशन, मतलब टॉप सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके सेकंड नीचे वाले पार्ट में हमें क्या मिलती है, सैंड मिलती है, सिल्ट एंड क्ले। नीचे थर्ड में वेदर्ड रॉक मटीरियल, ज़्यादा रॉकी पड़ता है, एंड लास्ट इज योर पेरेंट रॉक। नाउ फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। The major factors of soil formation are the nature of parent rock and the climatic factors. अब soil कैसे formed हुई थी, ये भी एक climatic और natural process है। Other factors are the topography, और बाकी जो इसके factors हैं बनाने में, topography है, organic material है, और time, naturally time के according कितना time इसको लगता है बनाने में। All this differ from place to place, और हर एक area का, हर एक जगह का different होगा। Soil formation first is parent rock। देखो पहले तो पेरेंट रॉक चाहिए। डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट एंड द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी बोलती है कि जितना वाटर इससे रॉक से निकल सके। नेक्स्ट इज रिलीफ, एल्टीट्यूड, स्लोप, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल जिससे पास हो सके। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, इसे ह्यूमस क्रिएट होएगी। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल, कितनी जल्दी थिक होगी सॉइल। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल कितनी पड़ेगी, ताकि हमारी वेदरिंग की रेट कैसे बढ़ेगा, ह्यूमस फॉर्मेशन कैसे होगी। तो ये सारे जितने फैक्टर्स हैं वो हमें सॉइल को बनाने में हेल्प करते हैं। पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइम एंड द क्लाइमेट। नाउ डेग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड द कंजर्वेशन मेजर्स। आप किस तरह सॉइल के डेग्रेडेशन कर सकते हो और उसको कंजर्व कर सकते हो। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। अब देखो जितनी ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रही है, ठीक है, वॉश आउट हो रही है एंड डिप्लीशन हो रही है, इसकी क्वालिटी डाउन होती जा रही है, तो इससे क्या है, मेजर हमारे सॉइल एज अ रिसोर्स ख़त्म हो रहा है। सो बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब देखो ये दोनों ही इसके कारण हैं, ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। देखो पेड़ काटोगे तो सॉइल आपकी टिकती नहीं है, सॉइल इरोजन हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जिससे सॉइल की जो क्वालिटी है वो डाउन होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड द फ्लड्स, तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं सॉइल की डिग्रेडेशन के। सम मैथड्स, नाउ हाउ यू कैन कंजर्व अ सॉइल। फर्स्ट इज़ मल्चिंग। देखो मल्चिंग क्या है कि दो प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं, उसके बीच में एक ऐसी बेयर लैंड छोड़ देंगे, ताकि उसमें जैसे उसमें कुछ स्ट्रॉ डाल दिए, कुछ भी ऐसे ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया, ताकि वो सॉइल की मॉइस्चर को रिटेन कर सके। नेक्स्ट इज कंटोर बैरियर्स। स्टोन, ग्रास, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द कंटोर्स। अब ये देखो यहाँ पिक्चर देखो, तो यहाँ पे क्या है, आपके कंटोर्स बनाए हुए। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट द वाटर। देखो यहाँ पे ऐसे कंटोर बैरियर्स बना देते हैं ये सारे, ठीक है। यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग द कंटोर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट द वाटर। तो यहाँ पे ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, स्मॉल छोटे छोटे होल्स बना देते हैं ताकि वाटर इसमें आ सके। रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन, रॉक्स डाले जाते हैं, ठीक है, ताकि एक गली सी बन जाए और सॉइल लॉस ना हो सके। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। ये आप पहाड़ों में भी देखते हैं, देखो टेरेस फार्मिंग। That is the broad flat steps or terraces are made on the steep slopes। अब देखो पहाड़ों में ऐसी क्यों फार्मिंग होती है, ताकि जो पानी का ऐसे बहाव आता है तो रुक जाए,
ठीक है। अगर ये फार्मिंग ऐसे नहीं होगी तो क्या होएगा, पानी वहाँ टिकेगा नहीं और सारा नीचे चला जाएगा। सो टेरेस फार्मिंग दे रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। और देखो अगर पानी ऐसे जाएगा तो सॉइल भी लेके जाएगा, तो इसलिए टेरेस फार्मिंग यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। जैसे एक क्रॉप की डाल दी, दूसरी क्रॉप की डाल दी, ताकि सॉइल प्रोटेक्ट रह सके। कंटोर प्लोइंग पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। ये भी ऐसे ही है, प्लोइंग एरियाज होंगे उसके पैरेलल ही इन्होंने कंटोर्स बना देने हैं। जैसे स्टोन का मैंने बताया था ना कि कंटोर्स बना देते हैं। शेल्टर बेल्ट्स, अब ये देखो ये क्या है, किनारे पे क्या डाले हुए हैं, पेड़ लगा दिए, ठीक है, या छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह ग्रो कर देते हैं ताकि ये सॉइल को कवर कर सके। नेक्स्ट इज जो वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब वाटर क्या है, हमारा मेन एक नेचुरल रिसोर्स है बट रिन्यूएबल है। 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद द वाटर। हमारा अर्थ सर्फेस जो 3/4 पार्ट है, 75% जो है हमारा अर्थ किससे है, कवर्ड वाटर से। इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसलिए हमारी अर्थ को क्या कहा जाता है, वाटर प्लैनेट। इट वॉज इन प्रिमिटिव ओशंस दैट अ लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। हमारी लाइफ किससे स्टार्ट हुई थी, ओशन से। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ अर्थ सर्फेस। ओशंस भी हमारे 2/3 कवर करते हैं पार्ट को। एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और किसको सपोर्ट करते हैं, हमारे प्लांट एंड एनिमल लाइफ को। ओशन वाटर इज हाउबर सलाइन, ये तो हमें पता है कि इट्स सॉल्टी, नॉट फिट फॉर द कंजम्पशन। फ्रेश वाटर है 2.7%। Nearly 70% of this occur as ice sheets and the glaciers in the Antarctica, Greenland and the mountain regions। देखो 2.7% है, जिसमें से 70% कहाँ है, आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, और कहाँ पे हैं, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन में। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल। अब देखो यहाँ पे कोई इतनी ईजिली जा नहीं सकता। सो ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड दैट इज फिट फॉर ह्यूमन यूज़। सो इट इज़ फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर। और ये जो 1% है वो कहाँ है, हमारा ग्राउंड वाटर में, एज अ सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड वाटर वैपर्स में। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। नेचुरली देखो 1% है जो हमारे पीने के लायक है पानी, वो भी क्या है, हमारे लिए प्रीशियस होगा। सो वाटर कैन नेदर बी एडिड नर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ये कभी भी ना बढ़ेगा ना कम होगा। क्यों, क्योंकि आपने वाटर साइकिल पढ़ा है। देखो जो भी हमारा वाटर एवेपोरेट होके जाएगा, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे ही आएगा, तो जितना वाटर एवेपोरेट होएगा उतना ही वापस आएगा। तो इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इट अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन द कांस्टेंट मोशन, cycling through the oceans, the air, land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। जैसे हम वाटर साइकिल का पढ़ते थे कि पानी रिवर्स के थ्रू evaporate होता है, ऊपर क्लाउड्स की फॉर्म में होता है और उसके बाद दोबारा रेन की फॉर्म में उतना ही नीचे आ जाता है। सो ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर द ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो कहते हैं जो ह्यूमन्स हैं, हम ह्यूज अमाउंट में जो पानी है वो क्या करते हैं, ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग के साथ प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में, ठीक है, हम लोग डैम्स बनाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। बट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स टू द शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है, फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, क्रॉप्स की नेचुरली डिमांड भी बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन, लोग घर भी बनाएंगे, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी रेस करेंगे। उससे क्या है कि हमारा जो फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रही है, और हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं वो ड्राई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। There is scarcity of water in many regions of the world. Scarcity means shortage. Like जैसे अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, parts of eastern, northwest Mexico, parts of South America, entire Australia are facing shortage in fresh water supply. Countries located in climatic zones most susceptible to the droughts face great problems of water scarcity. जहाँ पे पूरा सूखा ही पड़ा रहता है, ड्रॉट्स आते हैं, वहाँ पे तो वाटर स्कैर्सिटी शॉर्टेज ज़्यादा है। Thus water shortage may be consequence of variation in the seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by the over exploitation and the contamination of the water sources। तो कहता है कि जो वाटर शॉर्टेज है वो भी एक मेन कारण है, ठीक है। जब पानी नहीं होगा तो हमारी प्रेसिपिटेशन, हमारी जो रेनफॉल है वो भी क्या होएगी, वो कम होएगी। एंड स्कैर्सिटी इज कॉज्ड बाय
और ये शॉर्टेज कैसे आती है? जब हम किसी भी रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं। जैसे हमारी वाटर की शॉर्टेज क्यों आई? क्योंकि हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दी, वाटर के सोर्सेज को कंटेमिनेट कर दिया, रिवर्स, पॉन्ड्स, जो सी, ओशन, सब क्या कर दिया हमने? रिवर्स गंदे कर दिए हैं। Now, how you can conserve a water resources? Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world. अब देखो, क्लीन और जो हमें अबंडेंट वाटर चाहिए वो आज सबसे बड़े हमारी प्रॉब्लम बन चुकी है। हम फेस कर रहे हैं फ्रेश वाटर के लिए। सो स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस स्मॉलर रिसोर्स। अब हम कैसे स्टेप्स इसको उठा सकते हैं? इवन द वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। कहता है ये चाहे पानी जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट इसकी जो ओवर यूज़ है, हम इसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, इसको पोल्यूट कर रहे हैं, जिससे क्या ये अनफिट है। So discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture chemicals, industrial effluents and water bodies are major contaminants. पानी किस तरह गंदा हो रहा है? जो फैक्ट्रीज़ वाले हैं या सीवरेज पाइप्स हैं, जो एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स, ये क्या हो रहे हैं? वॉश आउट होके हमारे रिवर्स में आ जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में आते हैं, जिससे क्या है? हमारा जो पानी है कंटेमिनेट हो रहा है। दे पोल्यूट वाटर विद द नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड द पेस्टिसाइड्स। उससे क्या हमारे पानी में क्या मिल रहा है? नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। मोस्ट ऑफ दिस मेटल्स केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो, एक आप कंसेप्ट पढ़ते थे बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो तो ईजिली डिज़ोल्व हो जाए दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल। अब ये क्या केमिकल्स क्या हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड रीच द हमारी ही बॉडीज़ में जाता है जब हम उस पानी को पीते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन द वाटर बॉडीज़। तो नेचुरली हमें जो एफ्लुएंट्स हैं, जो हमें फैक्ट्रीज़ के थ्रू हम लोग पानी में मतलब डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका ईजिली ट्रीटमेंट करना चाहिए रिलीज़ करने से पहले। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सर्फेस। अब जो फॉरेस्ट है एंड वेजिटेशन कवर है वो क्या करते हैं? वो पानी को रोकते हैं, ठीक है, और रीप्लानिश द अंडरग्राउंड वाटर, जिससे क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर में पानी अंडरग्राउंड में जाता रहता है। बट वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड। और वाटर हार्वेस्टिंग भी क्या है? उसको जैसे बारिश हुई है तो हम किसी ना किसी कैनाल्स या उसमें बना के हम छोटे छोटे ट्यूब उसमें वेल्स वगैरह बना के पानी को स्टोर कर सकते हैं। द कैनाल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेज बाय द वाटर सीपेज। स्प्रिंकल्स यूज़ कर सकते हो ताकि सीपेज through seepage and the evaporation. In dry regions with a high rate of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. जहाँ पे पानी कम होता है, dry regions हैं, वहाँ पे drip irrigation करनी चाहिए। Valuable water resource can therefore be conserved by the adopting this means of irrigation. तो ये valuable water को हम तभी conserve कर सकते हैं अगर हम properly irrigation facilities कर सकें। Now like, share and subscribe this channel. In the next video we will discuss the natural vegetation and the wildlife.